and welcome back in Learn and Grow classes. Friends, मित्रों, हमने कल जो है पार्ट ऑफ द सेंटेंस को पढ़ा था। उसमें हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ा। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ा, उससे संबंधित एक पहली एक्सरसाइज की। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमने भली भांति देखा, उससे इसे पढ़ा। उसके बाद है पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट पढ़ाने से पहले हम तो आपसे माफ़ी चाहते हैं, वो इसलिए क्योंकि जो कल मैंने बोला तो सही था, लेकिन लिखने में कहीं कहीं त्रुटि हो गई थी। उसके लिए जैसे मैंने एक जगह लिखा था टॉकिंग, उसमें मैंने यल नहीं लिखा था, वो मिस्टेक हो गई थी। और एक लिखा था नॉन ग्रूवर, जिसमें मैंने एन और सिर्फ लिखा था, उसको नॉन लिखना। हालांकि मैंने हर जगह बोला सही है, बट मिस्टेक हो गया था लिखने में। क्योंकि इसमें थोड़ा से बनाने में, वीडियो बनाने में थोड़ी से अभी शुरुआती दौर है, तो थोड़ा हेजिटेशन होता है, इसलिए वहाँ जो है उसको आप संशोधित करिएगा। अब हम देखते हैं पार्ट ऑफ द सेंटेंस। जो पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट है, पार्ट ऑफ द सेंटेंस हमने पढ़ा। अब इसके बाद जो है हम पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट पढ़ेंगे। पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट में क्या है, आइए देखते हैं। पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट लिखा है कि वाक्य में जो सब्जेक्ट वाला भाग होता है, उसमें हम देखते हैं कभी कभी एक शब्द से अधिक दो होते हैं या तीन होते हैं। जो दो, तीन या इससे अधिक शब्दों से मिलकर के सब्जेक्ट बना होता है। कभी कभी सब्जेक्ट में और अधिक शब्द होते हैं। इन सभी शब्दों को के आपस में क्या संबंध होते हैं और ये किस प्रकार से होते हैं, तथा उन्हें किस क्रम में लिखा जाना चाहिए। जैसा अब यहाँ से शुरू हो रहा है। जब हमने पहली वीडियो डाली थी तो उसमें लिखा था द सेंटेंस एंड रीऑर्डरिंग। अब जो सब्जेक्ट है उसके जो कई पार्ट हैं, ठीक उसी तरह से प्रेडिकेट के कई पार्ट होंगे। जब हम एक एक करके सबको देख लेंगे तो हम किसी भी सेंटेंस को जो अनसीक्वेंस में दिया होता है उसे सीक्वेंस में कर सकते हैं। तो इसके लिए निम्नलिखित तालिकाओं को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। जो ये पहली टेबल है, टेबल नंबर फर्स्ट, ये ग्रुप ए लिखा है, मतलब पहला सेंटेंस। ग्रुप ए में एक दो सेंटेंस, फिर बी में, तीन में, सी में इस तरह से दिए गए हैं। लिखा है कमला सिंग्स। ये एक सेंटेंस है जिसमें आप जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ें कि जो सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से अलग करना होता, तो कमला सिंगुलर है। कैसा है? सिंगुलर है। और ये वर्ब भी सिंग, क्रिया है, सिंगुलर है। प्रश्न करेंगे इससे कर्ता को पाने के लिए। कल हमने बताया था कौन या किसने या फिर क्या से प्रश्न करने पे हमें उत्तर में जो प्राप्त होता है वह सब्जेक्ट होता है। कौन गा रहा है? उत्तर में प्राप्त हुआ कमला। केशव रीड्स, केशव पढ़ता है। कौन पढ़ता है? केशव। बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ती हैं। कौन उड़ता है? बर्ड्स। आई केम, मैं आता हूं। मैं आया, तो मैं आया। कौन आया? मैं। दे वेंट, कौन गया? वे। वी रन, कौन दौड़ा? हम। इसका मतलब हम। दे मतलब वे। आई मतलब मैं। नेक्स्ट, वॉकिंग इज यूजफुल। तो क्या यूजफुल है? वॉकिंग, टहलना। यहाँ पे जो जो वर्ब थी जितनी, जैसे कमला, केशव, बर्ड,
आई, दे, वी से संबंधित जो वर्ब आई थी प्रेडिकेट पार्ट में, वो सब्जेक्ट द्वारा की जा रही है। वो सब्जेक्ट उसको परफॉर्म कर रहा है। जैसे कमला क्या कर रही है, गाने का काम। केशव क्या कर रहा है, पढ़ने का काम। पक्षी क्या कर रहे हैं, उड़ रही हैं। और मैं क्या कर रहा हूँ, आया, वे क्या किए, गए, हम क्या किए, दौड़े। लेकिन यहाँ वॉकिंग इज यूजफुल। ये क्या है, आपको बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से किसका निर्माण होता है, जीवन का। किसका, जीवन का निर्माण होता है। ये जीवन है। और जो मित्रों एक चीज आप और जान लीजिए, जो जीवन होता है, जीवन और इन्फिनिटिव, ये दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। कैसे नाउन होते हैं, दोनों एब्स्ट्रैक्ट और नॉन लिविंग नाउन होते हैं। निर्जीव नॉन लिविंग नाउन। कल मैंने नाउन को भी बताया भी मैंने उसके लिए कि नाउन को नो लिखा था मैं, लेकिन हालांकि बोला सही था, तो उसे संशोधित कर लीजिएगा। स्मोकिंग इज हार्मफुल, धूम्रपान हानिकारक है। धूम्रपान क्या है, वो हानिकारक है। तो स्मोकिंग भी क्या है, आपका जीवन है। टू एरर इज ह्यूमन। एरर मैंने इस संबंधित में बताया भी था। टू एरर इज ह्यूमन, गलती करना मानवीय प्रवृत्ति है। टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ। टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ, तो क्या है, टू स्विम तैराकी करना, फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। इस तरह से देखिए, इससे कमला केशव वर्ड्स आया। तो यहाँ लिखा ग्रुप ए के वाक्यों में सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट क्या है, नाउन। सब्जेक्ट क्या है, नाउन। दूसरा बी क्या है, नाउन। ये वर्ड्स क्या है, नाउन। आई क्या है, प्रोनाउन। दे क्या है, प्रोनाउन। वी क्या है, प्रोनाउन। वॉकिंग और स्मोकिंग क्या है, जीवन। टू एरर और टू स्विम क्या है, इन्फिनिटिव। उपर्युक्त वाक्यों के पढ़ने से यह स्पष्ट हो गया कि जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट एक शब्द होता है तो वह नाउन होता है या फिर प्रोनाउन, जीवन होता है या फिर इन्फिनिटिव। अगर एक से अधिक शब्द आएगा तो वो क्या बन जाएगा, फ्रेज बन जाएगा। फ्रेज बन जाएगा या फिर जो है क्लास के रूप में भी आ सकता है। तो ये हमने जो इसकी फर्स्ट टेबल थी उसको देखा। आगे देखते हैं टेबल नंबर सेकेंड। टेबल नंबर सेकेंड है, जो सब्जेक्ट है। अब ये दो जो सब्जेक्ट है इसके दो हिस्से हो गए। पहला क्या है, क्वालिफायर, दूसरा क्या है, हेडवर्ड, और तीसरा प्रेडिकेट। ये क्वालिफायर क्या होता है, क्वालिफायर मतलब होता है विशेषण। क्या होता है, क्वालिफायर का मतलब होता है विशेषण, या हम कह सकते हैं एडजेक्टिव का ही एक हिस्सा होता है। जैसे ए गर्ल सिंग्स, एक लड़की गा रही है। कौन गा रहा है, क्रिया से पहले हम किससे प्रश्न करेंगे, हु से प्रश्न करेंगे। कौन गा रहा है, एक लड़की गा रही है। कितनी, एक लड़की। एन एलिफेंट डाइड, एलिफेंट, एक एलिफेंट मर गया, मृत्यु हो गई है। कौन मरा है, एन एलिफेंट। क्या मरा है, एन एलिफेंट, एक एलिफेंट मरा है। द सन शाइन्स, क्या चमक रहा है, सन। किससे प्रश्न करेंगे, व्हाट्स। अगला है दिस डॉग बॉक्स, एक कुत्ता भौंकता है। क्या भौंकता है, दिस डॉग। तो इसमें दिस, दैट, अगला दैट बॉय केम, ये लड़का आता है। कौन आता है, वह लड़का आता है।
सन रैन, वह उसका पुत्र दौड़ रहा है। कौन दौड़ रहा है? उसका पुत्र। सम बॉयज प्ले, कुछ लड़के खेल रहे हैं। कौन खेल रहा है? कुछ लड़के। गुड स्टूडेंट्स सक्सेड, अच्छे जो विद्यार्थी होते हैं वो सफल होते हैं। कौन सफल होते हैं? जो अच्छे स्टूडेंट। इस तरह से मित्रों हमने देखा कि जहाँ पे भी हम लिविंग की बात कर रहे हैं वहाँ हम कौन से प्रश्न करके उस सब्जेक्ट को पा रहे हैं। जहाँ पे नॉन लिविंग या कोई जानवर है उसको हम क्या से पा रहे हैं। तो इस तरह से मित्रों हमने देखा कि हमें अगर सब्जेक्ट पाना है तो हमें किससे प्रश्न करना होगा। या तो हम प्रश्न करें कौन से, या तो किसने से, या फिर क्या से प्रश्न करते हैं। हम कल बताया था हमने कि कौन से प्रश्न जब हम करेंगे कौन या किसने, तो किसने से करेंगे तो हमें सजीव कर्ता प्राप्त होगा, लिविंग सब्जेक्ट प्राप्त होगा, डूअर प्राप्त होगा। और जब हम क्या से या व्हाट से प्रश्न करेंगे तो हमें नॉन लिविंग सब्जेक्ट प्राप्त होगा। आगे देखते हैं। लिखा है उपयुक्त तालिका में सब्जेक्ट के दो भाग हैं। पहला है क्वालिफायर, दूसरा है हेडवर्ड। देखिए पहला है क्वालिफायर, दूसरा है हेडवर्ड। ये क्या है? ये सब्जेक्ट के दो हिस्से हैं। जब सब्जेक्ट दो शब्द आए हैं, किससे पहले? क्रिया से पहले जब सब्जेक्ट दो शब्दों में आया है तब पहला हो गया है क्वालिफायर और दूसरा हो गया है हेडवर्ड। इस विशेष स्थिति कह रहा है विशेष, इस स्थिति में हेडवर्ड जो होता है वो सदैव नाम शब्द ही आता है। क्वालिफायर विशेषता प्रकट करने वाले शब्द के अंतर्गत आर्टिकल, एडजेक्टिव, पॉसेसिव प्रोनाउंस आदि आते हैं। सब्जेक्ट का मुख्य भाग हेडवर्ड होता है और हेडवर्ड के अंतर्गत काम करने वाला आता है। इसे मेन वर्ड भी कहते हैं। जैसे पहला था एग्जाम्पल क्या? ए गर्ल सिंग्स कह रहा है, उसका व्याख्या कर रहा है कि प्रथम वाक्य में ए गर्ल सिंग को लीजिए। इसमें सिंग्स क्रिया है, जैसा मैंने बताया था क्या क्रिया है, अतः सिंग्स को प्रेडिकेट वाले खाने में लिखा गया है। क्रिया में कौन या किसने लगाने पर कौन गाता है? उत्तर जो में प्राप्त हुआ ए गर्ल, अतः गर्ल को हेडवर्ड खाने में लिखा जाएगा। ए जो है क्वालिफायर के खाने में लिखा जाएगा। इसी प्रकार अन्य वाक्यों की व्याख्या छात्र स्वयं कर लें। ठीक, अगला जो आ रहा है वो टेबल डालने से पहले मित्रों हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो टेबल है ये डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, क्वालिफायर होते क्या है, इसमें कौन शब्द आता है उससे संबंधित हम आपको बता देते हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं? वो हो सकता है आर्टिकल, क्या हो सकता है? आर्टिकल जिसमें ए, एन और द ये आते हैं। ये जब भी आएंगे ए, एन, द, तो हम इनको आर्टिकल कहते हैं। ए, एन जो होता है वो इनडेफिनिट और द डेफिनिट आर्टिकल होता है। इसके बाद अगर आप प्रोनाउन वाला चार्ट पढ़े होंगे, जैसे आई, मी, माई, माई, माई सेल्फ, इसमें आई, मी, माई, माई और माई सेल्फ। इसमें जो माई वाला है, जैसे आप यहाँ कुछ भी लिखेंगे, वी लिखें, अस लिखेंगे, फिर आवर लिखेंगे, तो ये वाला जो कॉलम होता है इस कॉलम को कहते हैं, आप देखेंगे जो प्रोनाउन का चार्ट होगा उसमें आप देखेंगे यहाँ लिखा होगा पॉसेसिव प्रोनाउन। और पॉसेसिव प्रोनाउन में माई और माई दोनों आते हैं। इससे संबंधित जो आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट इत्यादि शब्द आएंगे, उनके जो पॉसेसिव प्रोनाउन होंगे उसमें जो पहला होता है
पॉसेसिव एडजेक्टिव वो जितना होगा वो सब के सब किसमें आएंगे, डिटरमाइनर में आएंगे। फिर उसके बाद पॉसेसिव प्रोनाउन के बाद जो पॉसेसिव प्रोनाउन में पॉसेसिव एडजेक्टिव आता है, उसके बाद जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो इसमें आते हैं। अब हम देखते हैं जो क्वालिफायर है या डिटरमाइनर है वो होते क्या है। मित्रों आगे हम देखते हैं डिटरमाइनर क्या होता है। डिटरमाइनर वे शब्द हैं क्या, डिटरमाइनर वे शब्द हैं जो नाउन से पहले आकर उस नाउन के अर्थ को क्या कर देते हैं, सीमित कर देते हैं। किसी भी नाउन के पहले डिटरमाइनर आकर के उसके अर्थ को सीमित कर देते हैं। जैसे वहां पे लिखा था गर्ल सिंग्स, कितनी लड़कियां गा रही हैं, एक। और जब एक आया तो उसने इसको सीमित कर दिया, नाउन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, सीमित कर दिया। यदि नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आ गया है तो डिटरमाइनर उस एडजेक्टिव के पहले लगाया जाएगा। अर्थात क्या होगा, पहले डिटरमाइनर फिर एडजेक्टिव फिर तब नाउन, जिसको हम एडवर्ब भी कहते हैं। कुछ प्रमुख डिटरमाइनर नीचे दिए गए हैं। जैसे मैंने बताया था ए एंड द क्या है, आर्टिकल। दिस दैट दिस दोज ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। माई आवर योर हिज हर इट्स देयर, ये देयर। वन टू थ्री फोर, ये जो माई आवर योर हिज हर इट्स देयर है, ये क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन में पॉसेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। 1 2 3 4 ये क्या है, न्यूमेरल एडजेक्टिव है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, some, any, no, all, both, many, much, few, a few, the few, little, a little, the little। जो a few, the few, few से संबंधित है, ये जो होते हैं काउंटेबल होते हैं। काउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग होते हैं। few, a few, the few काउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग होते हैं। और जो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल है, ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग होता है। जो तो ए मतलब ए एन मतलब एक होता है, द निश्चित करता है ये तीनों किसी चीज के आगे आकर के। दिस मतलब यह, दैट मतलब वह, दिस मतलब ये, दो मतलब वो, माई मतलब मेरा, और मतलब हमारा, योर मतलब तुम्हारा, हिज मतलब उसका, हर मतलब उसका, इट्स मतलब उसका, देयर मतलब उनके, वन मतलब एक, 2 3 4, ईच, आइदर। इस तरह से जो जितने हैं सब के सब डिटरमाइनर जो ये लिखे गए हैं, इतने रिंग जिसको मैं कर रहा हूँ, ये जितने लिखे गए हैं, जब कोई सेंटेंस आएगा अरेंज करने के लिए, उसे सीक्वेंस में रखने के लिए, जैसा कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं द सब्जेक्ट, द पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, जो पार्ट ऑफ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें जब आएगा तो ये सबसे पहले इनमें से कोई रहेगा। आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं। अगर ये आएगा तो हम सबसे पहले इन शब्दों का को लिखेंगे। अब हम पुनः उस अपने टॉपिक पे आते हैं। थर्ड टेबल में देखिए क्या पहले जो थर्ड टेबल है, सब्जेक्ट लिखा है। क्वेश्चन जो पहला टेबल है, पहले थर्ड टेबल में ये जो एग्जांपल लिखा है, अ यंग मैन रैन। एक यंग मतलब जवान व्यक्ति, रैन दौड़ रहा है। रैन ये क्रिया है, वर्ब मतलब होता है क्रिया। क्रिया का मतलब होता है जो काम किया गया हो, उसे किसके अंतर्गत आता है, प्रेडिकेट के अंतर्गत। हम प्रश्न किससे करेंगे, कौन से, कौन दौड़ रहा है, व्यक्ति। ए यंग मैन कैसा व्यक्ति, ए यंग मैन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बता। दैट ब्लैक
दोस प्रेटी गर्ल्स डांस, ये प्रेटी मतलब सुंदर, सुंदर लड़कियां डांस, डांस मतलब नृत्य कर रही हैं। तो ये सुंदर लड़कियां, वे सुंदर लड़कियां नृत्य कर रही हैं। सम गुड बॉयज कम, कुछ अच्छे लड़के आ रहे हैं। तो हमने देखा, अभी जस्ट पढ़ा था, ए किसके अंतर्गत आया था, आर्टिकल के अंदर, दैट, हिज, दोज, सम, ये सब का शब्द अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने डिटरमाइनर वाले चैप्टर में देखा था कि उसमें ये लिखा था कि जब भी ये डिटरमाइनर आएंगे तो किससे पहले आएंगे, अगर दो शब्दों का है तो नाउन से पहले, अगर तीन शब्दों में है तो नाउन के पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव। ये क्या है, एडजेक्टिव, और इस एडजेक्टिव के पहले डिटरमाइनर हम रख देंगे। ये क्वालिफायर लिखा है, ये इसका 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 तीनों का मतलब कहने का एक होता है सिर्फ विशेषता बताना, किसी चीज को डिटरमाइनर का क्या मतलब, रेस्ट्रिक्ट कर देना, सीमित कर देना, ये बता रहा है। एक है दैट, वह है, हिज है, तो ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। उपर्युक्त तालिका में प्रत्येक वाक्य में सब्जेक्ट के दो भागों से मिलकर बना है, पहला क्वालिफायर तथा हेड वर्ड। क्या है ये, है ये क्वालिफायर में आया है। क्वालिफायर बराबर क्या है, जो विशेषण का काम करता है, जो विशेषण का काम कर रहा है वो क्वालिफायर, और हेड वर्ड में वो आता है क्या, जो संज्ञा का काम करता है, नाउन का काम करता है, या नाउन का काम करता है वो आता है। प्रत्येक हेड वर्ड नाउन है, उत्तर लिखा है, शब्द के शब्द नाउन है। जब हेड वर्ड से पहले केवल एक शब्द होता है तो क्वालिफायर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वालिफायर। अभी जैसे इसके पहले आया था, ये गर्ल सिंग्स, गर्ल सिंग्स, तो ये जो लड़की है वो गा रही है, वहां तो वो जो अगर था वो क्या था, सॉरी, अगर सिंह था, सही है, अगर सिंह। तो लड़की गा रही है तो उसके सब्जेक्ट से पहले क्या, सिर्फ ए आया है, जैसे अ गर्ल सिंग्स, ये प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट के पहले एक शब्द आया तो ए क्या है, क्वालिफायर। क्या है, क्वालिफायर। और जब दो शब्द के हों, जब दो शब्द का होते हैं तो शब्द एडजेक्टिव को क्वालिफायर तथा एडजेक्टिव से पहले प्रयुक्त को डिटरमाइनर कहते हैं। सब्जेक्ट के अंतर्गत एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल फ्रेज का प्रयोग भी होता है। तो आइए हम थोड़ा से आगे बढ़ते हैं, क्या होता है एडजेक्टिवल फ्रेज। जैसा कि हमने कल बताया था, फ्रेज वो होता है, फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश, और वाक्यांश वो होता है जब हम एक से अधिक शब्दों का प्रयोग करते हो तब वह वाक्यांश कहलाता है। वाक्यांश होता है वो, लेकिन मीनिंगफुल तो नहीं होता, मीनिंगफुल नहीं होता है, थोड़ा मोड़ा अर्थ देता है बट फुल मीनिंग, अर्थपूर्ण भाव नहीं आते हैं। एडजेक्टिव्स जब एक से अधिक शब्दों का आएगा तो जैसे फ्रेज क्या है ना, जो भी रहेगा वो अगर नाउन है, नाउन एक से अधिक शब्दों का आया तो वो नाउन फ्रेज बनेगा। अगर एडजेक्टिव एक से अधिक शब्दों का आया तो वो एडजेक्टिव फ्रेज बनेगा। अगर इसी तरह से जितने पार्ट ऑफ स्पीच हैं, जो इंटरजेक्शन को छोड़ करके जो आते हैं वो सब उनके फ्रेज कहलाते हैं, अगर एक से अधिक शब्द आए। देखिए जैसे एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज में एक से अधिक शब्द होते हैं किंतु क्रिया नहीं होती है। क्यों जब जैसे आप जानते हैं कि कोई जो सेंटेंस होता है उसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है, और जब कर्ता क्रिया दोनों एक साथ आ जाएंगे तो अर्थ कंप्लीट आने लगेगा, इसमें क्या है, क्रिया नहीं होती है। एडजेक्टिव में केवल एक शब्द होता है, एडजेक्टिव किसी नाउन की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव का काम है विशेषण, उसका हिंदी होता है विशेषण, और यह क्या करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन का की विशेषता बताता है, या फिर नाउन या प्रोनाउन के अर्थ में कुछ वृद्धि कर देता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल्स लिखा, दिस बॉय इज 10,
यह लड़का क्या है, यह लड़का क्या है, यंग है। यंग क्या है, एडजेक्टिव। जैसे जवान है, छोटा है, वो क्या है, उसकी विशेषता बता रहा है। द यंग बॉय सिटिंग इन द हॉल इज कनिंग। अब इस ये जो लिखा है, देखिए द यंग बॉय सिटिंग इन द हॉल इज कनिंग। अगर इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट की बात करेंगे तो यहाँ इज आया हुआ है, इतना पार्ट सिर्फ क्या है, प्रेडिकेट, और बाकी के बच गई सब्जेक्ट। अब हम इसमें देखेंगे कि मुख्य शब्द क्या है, और जो भी आए हैं इसको एक एक जानेंगे। पहला ये इतना जो है बॉय, बॉय क्या है, इसका मेन नाउन है, हेड वर्ड है। उसके पहले, बॉय के पहले क्या आया है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो हेड वर्ड के अंतर्गत आया था नाउन, और नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव। ठीक उसी तरह से बॉय के पहले जो आया है वो एडजेक्टिव है, और उससे पहले क्या आएगा, द, जो डिटरमाइनर है। अब सिटिंग इन द हॉल, सिटिंग इन द हॉल, कहाँ बैठा है, कहाँ बैठा है, हॉल में बैठा है। तो ये क्या है, किसकी विशेषता बता रहा है, द यंग बॉय, जो छोटा लड़का है, सिटिंग इन द हॉल इज कनिंग, हॉल में बैठा हुआ चालाक है। तो सिटिंग इन द हॉल जो है ये क्या बना, एडजेक्टिवल फ्रेज। देखिए हॉल में बैठा, कौन सा लड़का चालाक है, कौन सा लड़का चालाक है, जो कहाँ बैठा है, सिटिंग इन द हॉल में बैठा है। तो हमने प्रश्न किया कौन सा लड़का चालाक है, तो कौन चालाक है, तो हमें क्या मिला, लड़का चालाक है। और कौन सा लड़का चालाक है, तो उत्तर में हमें क्या मिला, जो कॉर्नर में या हॉल में बैठा है वह लड़का, हॉल में बैठा, सिटिंग इन द हॉल। चूंकि सिटिंग इन द हॉल एक शब्द समूह है, क्या है, एक शब्द समूह है, इसमें एक से अधिक शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसमें एक से अधिक शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों में कोई भी शब्द वर्ग नहीं है। अभी इन, जैसे आप सोच सकते हैं कि सिट जो होता है, सिटिंग, ये तो वर्ब होता है बैठना, लेकिन यहाँ ये जो है पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल है, और पार्टिसिपल ये फ्रेज के रूप में आया है, इसलिए जो पार्टिसिपल होता है वो एडजेक्टिव पर काम करता है। तो सिटिंग इन द हॉल जो है ये क्या है, एडजेक्टिवल फ्रेज है, जो कि एक से अधिक शब्द में आया है। साथ ही यह शब्द समूह लड़के की विशेषता प्रकट कर रहा है। जो सिटिंग इन द हॉल है, किसकी विशेषता बता रहा है, इस लड़के की, क्या है, वह लड़का जो हॉल में बैठा वो चालाक है। अतः सिटिंग इन द हॉल एक विशेषण वाक्यांश है, एडजेक्टिवल फ्रेज है। नोट, एडजेक्टिव फ्रेज को एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज को एडजेक्टिव फ्रेज भी कहते हैं। ऐसे वाक्यों के ज्ञान के लिए टेबल 4 देखिए। अब हम जो टेबल संख्या 4 है उसे देखते हैं। तो इस तरह से आप देखिए क्या बना सकते हैं। सबसे पहले जो, जब सब्जेक्ट एक से अधिक शब्दों का होगा तो जो पहला होगा वो क्या होगा, डिटरमाइनर। दूसरा आएगा क्या, एडजेक्टिव। तीसरा आएगा क्या, नाउन। और उसके बाद आएगा जो वो एडजेक्टिवल फ्रेज। क्या होगा, एडजेक्टिवल फ्रेज। अर्थात अब अगर क्रिया जो भी वर्ब होगी, अगर उसके पहले 1, 2, 3, 4 अगर 4 शब्दों में रखा है तो सामान्यतः इस 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादातर इसी सीक्वेंस में वो होंगे। इस ऑर्डर में हम उस सेंटेंस को लिखेंगे। सबसे पहले डिटरमाइनर, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन, फिर एडजेक्टिवल फ्रेज। अगर इतने शब्दों का है क्रिया से पहले आया हुआ शब्द, देखिए जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट क्या, माय यंगर सन इन कानपुर इज एन इंजीनियर। कौन इंजीनियर है,
कहाँ है इन कानपुर में, तो जो ये है इन कानपुर, ये एक से अधिक शब्द का है एडजेक्टिवल फ्रेज है। जो वाई है डिटरमाइनर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण, और शन पुत्र ए ब्लैक क्रो सिटिंग ऑन अ वॉल, एक ब्लैक मतलब काला, क्रो मतलब कौवा, सिटिंग ऑन द वॉल जो बैठा हुआ है कहाँ, वाल, वाल मतलब दीवार, वाल मतलब दीवार पे बैठा हुआ, फ्लू अवे, फ्लू फ्लाई का सेकेंड फॉर्म है, फ्लाई मतलब होता है उड़ना, और इसका मतलब वो दूर उड़ गया, जो ये ब्लैक क्रो था सिटिंग ऑन द वॉल, दीवार पे बैठा हुआ था, कहाँ उड़ गया, दूर उड़ गया। दोज प्रिटी फ्लावर्स इन द गार्डन ब्लूम, ब्लूम मतलब खिलना, खिलना जैसे फूल खिल गया तो दूर प्रिटी मतलब सुंदर, वे सुंदर फूल जो हैं, फ्लावर्स बहुवचन में है, बहुवचन में इसलिए, और ये ब्लूम्ड बता रहा है कि ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो दोज प्रिटी फ्लावर्स इन द गार्डन, जो बगीचे में सुंदर फूल हैं, ब्लूम्ड खिल गए हैं। आगे देखते हैं, दैट नट्टी बॉय, जो ये नट्टी मतलब होता है नटखट या शरारती, नट्टी मतलब नटखट या शरारती, जो ये शरारती लड़का है, विथ अ बाल, बाल के साथ रैन, मतलब जो बाल है खेलने वाली उस लेके वो भाग गया। द ब्लाइंड मैन, जो अंधा व्यक्ति है, विथ अ स्टिक, स्टिक मतलब होती है छड़ी, छड़ी, इज वेरी रिच, जो छड़ी के साथ एक अंधा व्यक्ति है, इज है वेरी बहुत अधिक अमीर है। तो देखिए इसकी विश्लेषण कर रहा है कि ऊपर दी हुई तालिका में प्रत्येक सब्जेक्ट, हेडवर्ड, नाउन, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव तथा एडजेक्टिव व एडजेक्टिव फ्रेज से मिलकर बना हुआ है। डिटरमाइनर तथा एडजेक्टिव वाक्य के हेडवर्ड नाउन से पहले एवं एडजेक्टिवल फ्रेज उस हेडवर्ड नाउन के पश्चात आता है। अभी जैसे हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि हमने अभी जिक्र किया था कि सबसे पहले सेंटेंस में अगर क्रिया से पहले कुछ आता है तो वो क्या होगा, पहला तो एडजेक्टिवल फ्रेज होगा, फिर उससे पहले कुछ आया है तो वो नाउन होगा, फिर उससे पहले जो होगा वो क्या होगा एडजेक्टिव, फिर इससे पहले डिटरमाइनर, इस सीक्वेंस में होंगे। और इसे हम जैसे गट्ठा को पाते थे, कौन किसने कहा क्या से पसंद करके, उसी तरह से इसको पढ़ेंगे कि दैट नट्टी बॉय विथ अ बॉल रैन अवे, वो जो नटखट लड़का था बॉल के साथ भाग गया, बॉल लेके भाग गया, तो कौन भाग गया, वह नटखट लड़का, क्या लेके भागा, बॉल। यूज ऑफ जीरेंड, नेक्स्ट आता है यूज ऑफ जीरेंड। जीरेंड का हमने कल तो जिक्र किया था कि जीरेंड क्या होता है, उसे हम पढ़े थे। तो जीरेंड जो होता है वो मेनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से जो बनता है वो जीरेंड होता है। ये नाउन का जो रहेगा, नाउन के तरह से वर्ब के पहले आकर के नाउन की तरह से काम करता है। नाउन जितने तरह से काम करता है जीरेंड भी उतने तरह से काम करता है। जैसे नाउन 5 तरह से काम करता है, क्रिया के पहले आकर सब्जेक्ट का, क्रिया के बाद क्रिया आकर के ऑब्जेक्ट का, फिर कंप्लीमेंट का, फिर जो है केस इन अपोजिशन का। इस तरह से वो 5 नाउन 5 तरह से जैसे फंक्शन करता है, ठीक उसी तरह से जीरेंड भी करता है। जीरेंड किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, यह नाउन का कार्य करता है। देखिए जैसे वाक क्या है, वाक मतलब टहलना, इस वाक में क्या जुड़ा, आईएनजी बन गया, वाकिंग मतलब टहलना।
नो से नोइंग, जानना, जानना। नो मतलब होता है जानना और उसमें आईएनजी लगा। स्लीप से बना स्लीपिंग, सोना। ईट से बना ईटिंग, खाना। चूंकि जीरन क्रिया से बना होता है और संज्ञा संज्ञा का कार्य करता है। संज्ञा मतलब नाउन का कार्य करता है, अतः इसे डबल पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं या इसे नॉन फाइनाइट भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? नॉन फाइनाइट कहा जाता है। नॉन फाइनाइट मतलब एक होती है मित्रों फाइनाइट वर्ब और एक होती है नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होती है जो अपने कर्ता के नंबर पर्सन के अनुसार आती है। मतलब अगर कर्ता जो है सिंगुलर है तो क्रिया सिंगुलर, अगर कर्ता प्लूरल है तो क्रिया प्लूरल। इस तरह इस नियम का जो क्रिया अनुपालन करती है वह फाइनाइट वर्ब होती है। क्या होती है? फाइनाइट वर्ब, जो अपने सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार चलती है। और नॉन फाइनाइट वो वर्ब होती है जो अपने नंबर पर्सन सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार नहीं चलती है। मतलब यह कि जो भी अगर वर्ब आ रही है सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर है तो इसके पहले कोई फर्क नहीं पड़ता कि कर्ता सिंगुलर है कि प्लूरल, लेकिन फाइनाइट वर्ब में पड़ता है। अगर कर्ता सिंगुलर है तो क्रिया भी सिंगुलर होगी, अगर कर्ता प्लूरल है तो क्रिया भी प्लूरल होगी। उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जो जीरंड है, जीरंड को मित्रों हम कल बताए थे, कल वाली वीडियो अगर हम आप देखते हैं तो उसमें मैंने जीरंड का जिक्र किया है। जीरंड जो होता है ये मोस्टली होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है और ये नॉन लिविंग होता है। नॉन लिविंग मतलब निर्जीव कर्ता होता है। और जो जीरंड है और इन्फिनेटिव दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं और कर्ता होते कैसे हैं? निर्जीव कर्ता होते हैं, नॉन लिविंग सब्जेक्ट होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। टेबल नंबर 5 है। जो टेबल नंबर 5 है तो दिखाया गया है स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट। धूम्रपान करना, ये सब्जेक्ट में है। धूम्रपान करना इज अ बैड मतलब बुरी, हैबिट मतलब आदत। स्मोकिंग धूम्रपान करना बुरी आदत है। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। टहलना स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। स्विमिंग मतलब तैरना इज गुड एक्सरसाइज, एक अच्छा एक्सरसाइज है। गैम्बलिंग रूइन अस, गैम्बलिंग मतलब जुआ खेलना, ताश खेलना। इस गैम्बलिंग रूइंस मतलब बर्बाद कर देता है, बर्बाद कर देना। अस मतलब हमें। रीडिंग मेक्स अस परफेक्ट, पढ़ना मेक्स मतलब बनाता है। अस मतलब हमें, परफेक्ट मतलब पूर्ण। पढ़ना हमें क्या बनाता है? पूर्ण। अब एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन किया गया है, व्याख्या की गई कि वॉकिंग इज अ गुड फॉर हेल्थ। कौन सी वस्तु स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है? जैसे हम सामान्य क्वेश्चन में प्रश्नों में हमने कौन, किसने या क्या लगा के उसको पाया, ठीक उसी तरह से यहाँ भी हम पाएंगे कौन सी वस्तु स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। तो वॉकिंग स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा होता है? टहलना। वॉकिंग शब्द इज का कर्ता बन रहा है। किसका कर्ता बन रहा है? एक जितनी है लिखी हुई सब की सब क्रियाएं हैं इसके पहले आया हुआ है। और कर्ता कहाँ आता है? वर्ब से पहले, वर्ब से पहले आता है तो कर्ता होता है। इसका प्रयोग नाउन की तरह हुआ है। अन्य वाक्यों में इसकी व्याख्या इसी प्रकार की जा सकती है। यूज ऑफ इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव को भी हमने पढ़ा था। इन्फिनेटिव क्या होता है तो हमने कल इसको देखा था 2 + वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म से जो बनता है उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। जिस तरह से जीरेंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन और नॉन लिविंग सब्जेक्ट होता है, उसी तरह से इन्फिनेटिव भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन और नॉन लिविंग सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। ये वह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देने से बनता है और यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से बनता है। यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू लगाने से पहले से बनता है, नाउन का कार्य करता है। जिस तरह से नाउन 5 तरह से काम करता है, जीरंड भी उसी तरह से 5 तरह से काम करता है और इन्फिनेटिव भी 5 तरह से काम करता है। क्रिया से पहले आकर के ये कर्ता का काम करता है। देखिए जैसे वॉक, टू वॉक, टहलना, रीड टू रीड, पढ़ना, कम टू कम, आना, इससे संबंधित एक्सरसाइज देखते हैं। जैसे टू स्मोक इज हार्मफुल, हार्मफुल मतलब हानिकारक है। धूम्रपान करना हानिकारक है। टू एरर इज ह्यूमन, गलती करना मानवीय स्वभाव है। टू स्लीप इज एसेंशियल, टू स्लीप इज एसेंशियल, टू वर्क इज आवर ड्यूटी। तो इसमें हमने क्या देखा, यहाँ क्रिया से पहले आकर के एक कर्ता का काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन हमने देखा कि टू स्मोक इज हार्मफुल, इस वाक्य में टू स्मोक संज्ञा का कार्य कर रहा है। यह क्रिया इसके कर्ता का भी कार्य कर रहा है, मतलब क्रिया से पहले आकर के कर्ता का काम कर रहा है। कौन सी बात हानिकारक है, तो टू स्मोक। इस प्रकार अन्य वाक्यों की भी व्याख्या की जा सकती है। तो हम एक चीज प्रश्न उठ रहा होगा तो दिमाग में कि ये दोनों के दोनों सेम अर्थ हैं, आ रहे हैं लगभग, तो क्या अंतर है इनमें, देखते हैं क्या अंतर है। जो जीरंड होता है, जीरंड और इन्फिनेटिव दोनों ही वर्ब से बना होता है। दोनों में फर्क इतना होता है कि जो जीरंड होता है, जो इन्फिनेटिव होता है, एक जो आपने देखा डिफरेंस कि एक में टू लगाते हैं और एक में आईएनजी लगा के बनते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये है, जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये है, जैसे हम कहते हैं टू वॉक इज गुड एक्सरसाइज, तो जो टू वॉक है ये, इसमें जो व्यक्ति है इस काम को कर रहा होता है, जो इसे कहता है, कर रहा नहीं होता है, जो इसे कहता है, ये मौलिक सिद्धांत की बात करता है। मतलब जो क्रिया होती है, वाक ये किया नहीं है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो ये जानता है कि टहलना एक अच्छी एक्सरसाइज है, ये जानता है पर टहलता नहीं है, वो सिर्फ सिद्धांतिक तौर पे बोलता है। लेकिन अगर कहें वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज, तो जो जीरंड है वो ये बताता है कि जो व्यक्ति इसे कह रहा है वो इसे करता भी है, यानी कि जो टहलता है वह उसकी लाभ को रियल में जानता है। ये दोनों में सबसे बड़ा अंतर है कि जो व्यक्ति होता है, इन्फिनेटिव का सेंटेंस से बताता है कि ये जो क्रिया है वो प्रोसेस में नहीं है, वो करता नहीं है उसको, जो भी करने वाला इसमें डूअर होता है वो इसको करता नहीं, सिर्फ सुन रखा है और जानता है कि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। जैसे हम अभी यहाँ लिखा था कहीं पे कि प्रैक्टिस जो रीडिंग से आया था कि वो कुछ भी रहता, जब हम कोई काम को करते हैं तो वो हमें परफेक्ट बनाता है, हम तब उसे जानते हैं कि इस काम को ऐसे किया जाता है। ठीक वही चीज वॉकिंग में होती है, जीरंड में होता है। यह व्यक्ति जो जीरंड में सेंटेंस है,
इस सेंटेंस का जो डूअर है वह इसे किया भी है और इसके लाभ को जानता भी है, लेकिन जो इन्फिनेटिव है इसका डूअर सिर्फ जानता है कि ये लाभदायक है लेकिन किया नहीं है। तो ये बेसिक अंतर होते हैं इन्फिनेटिव और जेरंड में। अब यूज ऑफ इट एंड देयर, हम यूज ऑफ इट एंड देयर कहते हैं को देखते हैं। इट और देयर जो होते हैं एक इंट्रोडक्टरी या प्रीपेरेटरी प्रोनाउन कहे जाते हैं ये, या इनको डमी सब्जेक्ट भी कहा जाता है। डमी का मतलब होता है अर्थहीन, इसका अपना कोई अर्थ नहीं आता है, सिर्फ ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर आकर के इंट्रोडक्टरी का काम करते हैं, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं आता। जैसे देयर वाज अ किंग लिव इन अयोध्या कह लीजिए, तो देयर यहाँ अपना कोई मतलब नहीं है। वैसे देयर का क्या मतलब होता है, यहाँ देयर वाज अ क्वीन, एक रानी थी, यहाँ पे देयर का कोई ए मतलब एक, वाज मतलब थी और क्वीन मतलब रानी, तो यहाँ देयर का अपना कोई अर्थ नहीं आया। प्रोनाउन इट जो है ये प्रोनाउन है, यह अकेला नाउन के स्थान पर वर्ब के पहले लिखा जाता है। इट इज कोल्ड टुडे, टुडे आज कोल्ड ठंड, इज है, इट का यहाँ कोई अर्थ नहीं। तो प्रेडिकेट में वाज भी ये लिखा है। अब आगे इससे संबंधित जो एक्सरसाइज है, सब्जेक्ट इट इज वेरी डार्क, बहुत ही अंधकार है, बहुत ही अंधेरा है। वेरी मतलब बहुत, डार्क मतलब अंधेरा। इट वाज अ ब्यूटीफुल सीन, बहुत सुंदर दृश्य है, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, सीन मतलब दृश्य। इट इज फाइन वेदर, फाइन मतलब अच्छा और वेदर मतलब मौसम, बहुत अच्छा मौसम है। देयर वाज अ गुड किंग, एक अच्छा राजा था। देयर आर टू डोर इन दिस रूम, इस दरवाजे में दो, इस रूम में दो दरवाजे हैं। ऊपर लिखे गए वाक्यों में सब्जेक्ट के स्थान पर इट तथा देयर का प्रयोग किया गया है। इसका कुछ नहीं, अर्थ कुछ नहीं है, यह केवल वाक्य के प्रारंभ में आने के लिए प्रयोग किए गए हैं। यहाँ पर इट को न्यूट्रल तथा देयर को इंट्रोडक्टरी कहेंगे। नेचुरल, सॉरी, इट को नेचुरल, अर्थात देखिए आप जो भी है, इट जो है दोनों तो वैसे सब्जेक्ट के स्थान पे आते हैं, लेकिन इट का प्रयोग नेचुरल इवेंट के लिए, अर्थात जो प्राकृतिक घटना होती है, प्रकृति से संबंध में अगर कुछ कहेंगे, जैसे डार्क क्या है, प्राकृतिक चीज है, शीन क्या है, प्राकृतिक है, वेदर क्या है, प्राकृतिक है, और यहाँ पे देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी किंग के लिए या अन्य चीजों के लिए किए गए हैं। तो यहाँ पे जो इट लिखा आपने, ये किसके लिए प्रयोग होंगे, प्रकृति के लिए, प्रकृति के लिए, ठीक है। याद रखने कुछ महत्वपूर्ण बातें तो क्या है, इसको भी देख लेते हैं। पिछली तालिकाओं को हमने पढ़ने से के निम्नलिखित से पढ़ने से हमें निम्नलिखित चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। क्या, सब्जेक्ट, पहला जो है सब्जेक्ट एक शब्द किसी वाक्य के सब्जेक्ट, जब किसी वाक्य के में सब्जेक्ट एक ही शब्द होता है, जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट एक ही शब्द का हो तो वह नाउन, प्रोनाउन, जीरंड, इन्फिनेटिव या के रूप में आ सकता। क्यों? क्योंकि अकेले शब्द है। फ्रेज और क्लास नहीं आ सकती, क्यों? क्योंकि वो एक से अधिक शब्द का है। सब्जेक्ट व्याख्या से, जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट का विस्तार पूर्वक वर्णन होता है तो सब्जेक्ट सदैव नाउन होता है, क्योंकि नाउन को ही हम विस्तृत तौर पे बता सकते हैं। सब्जेक्ट की व्याख्या एक शब्द द्वारा, जब वाक्य में सब्जेक्ट की व्याख्या केवल एक शब्द द्वारा हो तो वह सब्जेक्ट से पहले प्रयुक्त होता है और वह शब्द क्या कहलाता है,
क्वालिफायर। ऐसा आपने देखा था टेबल नंबर फर्स्ट में, जब सब्जेक्ट सिर्फ से पहले सिर्फ एक शब्द आता है तो वो क्या होता है, क्वालिफायर। सेकेंड वाले में टेबल नंबर में हमने देखा सब्जेक्ट की व्याख्या दो शब्दों के द्वारा। जब सब्जेक्ट के की व्याख्या दो शब्दों के द्वारा की जा रही हो तब सब्जेक्ट की विशेषता बताने के लिए उससे कुल दो शब्द प्रयोग होते हैं। तो पहला डिटरमाइनर और दूसरा क्वालिफायर। ऐसी स्थिति में क्वालिफायर सदैव क्या होता है, एडजेक्टिव। जो भी होता है, जैसे जो भी आएगा वो नाम भले अलग अलग हो लेकिन सबके सब एडजेक्टिव विशेषण का काम करते हैं। जैसे कि बैड बॉय जंप, एक जो बैड बॉय है वो क्या कर रहा है, जंप कर रहा है, उछल कूद कर रहा है, कूद रहा है। तो क्या है, ए क्या है, डिटरमाइनर, बैड क्या है, बुरा लड़का, विशेषण, और किसकी विशेषता बता रहा है, बॉय की। तो यहाँ पे ए डिटरमाइनर और बैड क्या है, एडजेक्टिव। सब्जेक्ट की विस्तृत व्याख्या आगे देखते हैं। सब्जेक्ट की विस्तृत व्याख्या, जब सब्जेक्ट की व्याख्या अधिक शब्दों के द्वारा की जाती है। अभी दो की बात किया, जब दो से अधिक या अधिक शब्दों के द्वारा की जाए तो वहां पर एडजेक्टिवल फ्रेज का प्रयोग किया जाता है। और एडजेक्टिवल फ्रेज जो सब्जेक्ट के पश्चात प्रयुक्त होता है। जैसे अभी हमने देखा था, यहाँ दूसरा भी एग्जाम्पल लिखा है, किसके बाद कह रहा है, सब्जेक्ट के बाद प्रयोग होता है। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, वुमेन, क्रिया क्या है, इसके बाद प्रयोग हुआ है फ्रेज के रूप में, इन द रूम। द ओल्ड वुमन इन द रूम इज मैड। जो बूढ़ी औरत है रूम में इज मैड, वह पागल है। मैड मतलब पागल। द बॉय, सॉरी, इस वाक्य में एडजेक्टिवल फ्रेज इन द रूम का प्रयोग सब्जेक्ट वुमन के पश्चात हुआ है। अब डिटरमाइनर, क्वालिफायर, एडजेक्टिवल फ्रेज का प्रयोग डिटरमाइनर और क्वालिफायर का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होता है और एडजेक्टिवल फ्रेज का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद होता है। द यंग गर्ल इन द हाउस इज प्रिपेयरिंग फूड। प्रिपेयरिंग मतलब तैयार करना, अब फूड मतलब खाना, हाउस मतलब घर, और यंग मतलब युवती, जवान, छोटी, कुछ भी कह सकते हैं। द यंग गर्ल इन द हाउस, जो छोटी सी लड़की है घर में, इज प्रिपेयरिंग फूड, वो क्या कर रही है, खाना तैयार कर रही है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, हाउस, सॉरी क्या है, गर्ल। क्या है, यहाँ सब्जेक्ट गर्ल है और गर्ल की के सब्जेक्ट के बाद जो आया है वो क्रिया से पहले आया एक फ्रेज के रूप में, वो कहलाएगा एडजेक्टिवल फ्रेज। और गर्ल के जस्ट पहले जो आया है वो कहलाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि यंग छोटी या जवान ऐसा कर सकते हैं हम, इसका कोई भी अर्थ आता है, यंग मतलब छोटा भी होता है, मतलब जवान भी होता है। और द जो है वो डिटरमाइनर है, तो यहाँ उसके बताया गया था क्या डिटरमाइनर, और देख लीजिए आप स्पष्ट थोड़ा। द है डिटरमाइनर, यंग है जो वो क्वालिफायर है, और सब का प्रयोग किसके लिए हुआ है, सब्जेक्ट गर्ल से पहले हुआ है, और एडजेक्टिवल फ्रेज का प्रयोग इन द हाउस का प्रयोग सब्जेक्ट गर्ल के बाद हुआ है। इस तरह से मित्रों हमने देखा कि जो सब्जेक्ट का पार्ट है वो कितने तरह से आता है और जो जो शब्द आते हैं उसको क्या कहते हैं। तो हमने देखा कि क्रिया से पहले अगर सब्जेक्ट एक शब्द का होगा, क्रिया से पहले अगर एक ही शब्द आया होगा तो वो क्या होगा, हेड वर्ड, नाउन होगा। अगर उस नाउन से पहले कोई शब्द आया है, एक शब्द में आया है, अर्थात
क्या हो गया, दो नाउन को लेकर के दो हो गए, तो जो नाउन से पहले है उसको हम क्वालिफायर कहेंगे। अगर नाउन से पहले तीन शब्द आए हैं, या अर्थात पहला जो होगा वो क्या होगा, डिटरमाइनर, दूसरा जो होगा वो एडजेक्टिव और तीसरा हेडवर्ड या नाउन कहलाएगा। फिर अगर क्रिया से पहले तीन चार शब्द आ गए तो पहला डिटरमाइनर, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा हेडवर्ड या नाउन, और नाउन के पश्चात जो आएगा वो एक से अधिक शब्दों में लेकिन क्रिया से पहले आएगा वो कहलाएगा एडजेक्टिवल फ्रेज। इस तरह से हमने देखा सब्जेक्ट का विस्तार किस तरह से होता है, और उसको क्रिया से पहले जो जो आते हैं उनको हम क्या क्या किन नामों से पुकार सकते हैं, किन नामों से जान सकते हैं या जानते हैं, वो हमने यहाँ देखा और विधिवत पढ़ा। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब इसके आगे इसी से संबंधित एक्सरसाइज है जो हम नेक्स्ट क्लास में हल करेंगे और समझेंगे। तो इसे आप रिवाइज करिएगा, अगर समझ में ना आए तो कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।